Hello students, my name is Nisha. Welcome to 10 minutes tutorials. हमारे पास 10 मिनट है और इस 10 मिनट में हमें एक टॉपिक को कंप्लीट करना है. So let's start. The topic I am going to discuss today is price determination under perfect competition. ये टॉपिक अगर आप 10th 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. So परफेक्ट कंपटीशन को जानने से पहले हम थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली आपके मार्केट स्ट्रक्चर का एक फॉर्म ही तो है. अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में बात करें तो मार्केट का मतलब किसी फिजिकल प्लेस से होता है, बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट डज नॉट रेफर्स टू पर्टिकुलर प्लेस और फिजिकल प्लेस बट द होल एरिया वेयर द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर स्प्रेड. अगर मार्केट स्ट्रक्चर के फॉर्म्स की बात करें तो ये परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन के फॉर्म में हो सकता है. परफेक्ट कंपटीशन तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, तो थोड़ा सा इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जान लेते हैं. मोनोपोली. मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पे सिंगल सेलर हो या फिर जो प्रोडक्ट का सेल हो रहा हो उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ना हो. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज. डुओपोली की बात करें तो यहाँ पे दो सेलर्स होंगे. एग्जाम्पल एप्पल एंड एंड्रॉयड या फिर पेप्सी एंड कोक. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के. ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट फॉर्म होता है जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओपेक कंट्रीज या फिर ऑयल पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. चलिए परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानते हैं. The perfect competition is the name given to a market in which buyers and sellers compete with one another in the purchase and sale of a commodity. No one of them has any individual influence over the price of the commodity, and entry to the market is free. परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली उस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. अगर हम लोग इससे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में और डिटेल में समझ सकते हैं. या तो हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं या वो सारी नेसेसरी कंडीशंस बोल सकते हैं जो कि एक परफेक्ट कंपटीशन के लिए जरूरी होती हैं. नंबर 1 इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का होना बहुत जरूरी है. दूसरा पॉइंट है आपका लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड बायर्स. इसका मतलब ये है कि हर एक बायर सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ों को परचेज करेगा और अनऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी कोई ग्रुपिज्म नहीं होगा. स्मॉल क्यों? क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बल्क में खरीदते हैं तो हम तुरंत उस चीज़ को बार्गेन करने की कोशिश करते हैं और उसका प्राइस पे असर पड़ता है. बट इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस आपकी लगभग फिक्स रहती है. यहाँ पे आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर में आता है. जितने भी फर्म्स हैं वो आपस में लगभग सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं. यहाँ पे फर्म्स फ्रीली एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फर्म को इंडस्ट्री में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरा फर्म तुरंत कॉपी करेगा एंड वो मार्केट में आ जाएगा और प्रॉफिट को अर्न करना चाहेगा. सिमिलरली अगर किसी फर्म को लॉस हो रहा है वो तुरंत ही मार्केट से बाहर निकलना चाहेगा. परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स अबाउट मार्केट कंडीशन. यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स को प्रॉपर नॉलेज रहती है कि दूसरे फर्म्स क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट का. प्राइस यहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है. इसका मतलब है प्राइस आपका फिक्स रहता है. फर्म्स जो है वो आपके यहाँ पे प्राइस टेकर्स है. इसका मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी ने भी किया तो उसको सिर्फ लॉस सहना पड़ेगा, क्योंकि बायर्स तुरंत ही कहीं और चले जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं. यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है. एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. जब आपके प्रोडक्ट्स में कोई ऐसी खासियत है ही नहीं, जब लगभग सारे प्रोडक्ट्स आपके होमोजीनस हैं, तब आप एडवर्टाइज किस चीज़ का करोगे. तो यहाँ पे आपका लगभग सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है. इतने सारे फीचर्स जानने के बाद एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि एक्चुअली में ये सीन देखने को तो मिलता नहीं है कि होमोजीनस प्रोडक्ट्स मार्केट में हो, तो क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक मिथ है? कुछ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट कंपटीशन आपके एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में देखने को मिलते हैं, बट इन रियलिटी एग्रीकल्चरल मार्केट में भी ये सारे जो भी फीचर्स हैं हमने परफेक्ट कंपटीशन के पढ़े हैं वो फॉलो नहीं होते हैं. फिर क्वेश्चन ये आता है कि परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ना फिर क्यों जरूरी है. एक्चुअली परफेक्ट कंपटीशन आपको एक सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट बताता है जिससे कि आप फर्दर इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकते हो. परफेक्ट कंपटीशन आपको एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं एंड कंपटीशन वहाँ पे हाई लेवल पे है.
कुछ कुछ सेक्टर्स में परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी को भी बताता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वो लगभग होमोजेनस ही नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो भी आपका रूल है या फिर जो भी उसकी कंडीशंस है वो फॉलो होती हैं। इंक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स परफेक्ट कंपटीशन मीन्स कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे अगर किसी ने भी कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया तो तुरंत ही दूसरा जो प्रोड्यूसर है, दूसरा जो फर्म है, उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं होमोजेनस प्रोडक्ट्स आ ही जाएगा। Thus, we can sum up by saying that perfect competition is a simple type of market. It enables us to clarify and understand the complicated market structure. तो परफेक्ट कंपटीशन आपको एक बेसिक प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लिकेटेड मार्केट स्ट्रक्चर्स लाइक ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोली हो गया, इसमें प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है उस चीज़ को स्टडी करने में हेल्प मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं जो कि बार्गेन करती हैं, वो है बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है किसके साथ, बायर्स के साथ, विच मीन्स अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड आपका बढ़ेगा। लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होता है सेलर के साथ, विच मीन्स अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगा, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली यही दो फोर्सेस हैं जिसके बेसिस पे आपका प्राइस डिटरमाइन होता है। एंड जहां पे ये दोनों मीट होते हैं या फिर ये दोनों इक्वल होते हैं वहीं पे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इस बात को हम एक टेबल और एक ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 120 है, प्राइस अगर 20 है तो क्वांटिटी डिमांड 100 है, प्राइस अगर 30 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 80 है। इस तरह से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांड आपका घटता जा रहा है और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड आपका बढ़ता जा रहा है। तो वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसीलिए जो डिमांड कर्व है ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर हम प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड की बात करें तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसका अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। एंड जहां पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है। सो ओपी इज द प्राइस लेवल। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये कैसे अटेन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिमांड कर्व ये है, ये सप्लाई कर्व है, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर किसी कंडीशन में आपका डिमांड इंक्रीज होता है तो क्योंकि सप्लाई आपकी फिक्स है तो आपका ऑटोमेटिकली प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो उतनी हो नहीं रही है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि उसका रिजल्ट आएगा प्राइस इंक्रीज होने से। अगर किसी कंडीशन में सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड आपकी कमी है तो ऐसे केस में भी आपका प्राइस वापस कम हो जाएगा और प्राइस 50 से 40 पे आ जाएगा। सो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका वो रीस्टैब्लिश हो जाएगा। ये तो वो कंडीशन हुई जहां पे आपका डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस नहीं आते हैं। बट अगर डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या असर पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है या फिर ओपी आपका प्राइस है। अगर किसी केस में अगर हम सप्लाई को कांस्टेंट रखते हैं और डिमांड को बढ़ाते हैं फ्रॉम डी टू D1 तो यहाँ पे प्राइस P से P1 हो जाएगा। अब नया प्राइस आपका OP1 हो जाएगा। और अगर हम डिमांड को कम करते हैं फ्रॉम T टू D2 तो आपका नया प्राइस OP2 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम डिमांड को कांस्टेंट रखते हैं और सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो अगर हम सप्लाई को डिक्रीज करते हैं फ्रॉम S टू S1 तो यहाँ पे आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम OP टू OP1। और अगर हम सप्लाई को डिक्रीज करते हैं फ्रॉम S टू S2 तो यहाँ पे आपका प्राइस भी घट जाएगा फ्रॉम P टू P2, क्योंकि ज्यादा सप्लाई है तो ऑब्वियस चीज है आपका प्राइस कम होगा। ये तो बात हो गई जब सिर्फ डिमांड को कांस्टेंट रखा जाए या सप्लाई को कांस्टेंट रखा जाए। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जब आपका डिमांड भी चेंज हो और सप्लाई भी चेंज हो। इस केस में आपके तीन सिनेरियोज हो सकते हैं या फिर तीन चीजें हो सकती हैं।
व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, जब आपका डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा है सप्लाई के चेंज से, तो आपका प्राइस P से P1 हो जाएगा, बढ़ेगा, और जो आपका क्वांटिटी डिमांड है वो आपका Q से Q1 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि जब आपका इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड, जब आपका जो सप्लाई है वो ज्यादा है, S से S1 सप्लाई आप ज्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हो गैप ज्यादा है, और D से D1 यहाँ पे गैप कम है, तो मीन्स जो आपका सप्लाई है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है। इस केस में आपका प्राइस तो घटेगा लेकिन क्वांटिटी डिमांड आपका ज्यादा हो जाएगा, क्वांटिटी आपका ज्यादा डिमांड होगा, तो यहाँ पे इस पे ज्यादा फर्क पड़ा है। तीसरा केस ये हो सकता है जब आपका डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वली ही चेंज हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिमांड में भी D2 D1 पे आया है और सप्लाई भी S से S1 पे आया है, और यहाँ पे लगभग इक्वली गैप है, तो यहाँ पे आपके प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है और आपका प्राइस फिक्स रहता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और तो इसे चैनल को लाइक कीजिए, और कमेंट करके इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।